This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके 3rd चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, पिछली क्लास जो आपकी थी सोमवार को, वो 3rd चैप्टर की फर्स्ट क्लास थी। आज इसकी जो है वो 2nd क्लास है। तो इसको क्लास को शुरू करने से पहले फटाफट से देख लेते हैं आपका पोल रिजल्ट। पोल रिजल्ट मैंने बना दिया था, बट मैंने ग्रुप में ये शेयर नहीं किया था, शायद मुझे समय नहीं मिल पाया इसलिए ऐसा हुआ। बट अभी यहाँ पे देख लेते हैं पोल रिजल्ट। ठीक है, इसको फिर मैं क्लास के बाद ग्रुप में भेज दूंगी। तो पिछली क्लास में जिन बच्चों ने सभी सवालों के जवाब बिल्कुल सही दिए थे, उनके नाम है अयान एंड अल्फिया, अश्विनी, मोनिका, प्रियंका, अमन, खुशबू, आयशा, अलका, सतीश, सुरुचि, साहिल, नेहा, वंदना, हरीश, प्रिंस और अंजू। ठीक है, तो ये सभी बच्चे हैं जिन्होंने पिछली क्लास में बिल्कुल सही अपने आंसर दिए थे 2 के 2 सवालों के। अभी भी बहुत से बच्चे हैं जो क्लास में तो आ रहे हैं लेकिन पोल में आंसर नहीं कर रहे, और क्लास में आने की टाइमिंग उनकी बहुत ही कम है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दो भाई, टाइमिंग पे ध्यान दो अपनी अपनी, और पोल के आंसर पे भी ध्यान दो, क्योंकि 3rd चैप्टर शुरू किया है। तो 3rd चैप्टर जब बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे हैं, तो कोशिश करो कि बेसिक में गड़बड़ ना हो। जब बड़े बड़े सवाल आते हैं तब तो गड़बड़ होती है, लेकिन जब हम बेसिक पढ़ रहे हैं तो कोशिश करनी है आपने कि बेसिक बेसिक चीजों में आप गलतियां ना करो, उसको अच्छे से सीखते हुए जाओ। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने सीखा था, पहले चैप्टर का नाम पढ़ लेते हैं। चैप्टर का नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो यहाँ पे आपको जितने भी क्वेश्चन दिखेंगे उसमें आपको हर सवाल में 2-2 समीकरण दिखाई देंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने सीखा था ज्यामितीय विधि द्वारा 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल, कि हमें अगर चेक करना होता था, इसमें क्या चेक करना होता था कि हमारा जो ग्राफ है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया, ये इसका एक्स अक्ष है, ऊपर वाला इसका वाई अक्ष है, और ये लाल रंग, सॉरी लाल तो है नहीं, ये जो लाल रंग की रेखा बनी, ये क्या है? ये हमारे रैखिक समीकरण का ग्राफ है। ठीक है, क्या है? उसका ग्राफ है। और यहाँ पे कुछ बिंदु बनाते हैं। तो पहला बिंदु मैंने बनाया यहाँ पर। ठीक है, पहला बिंदु मैंने बनाया यहाँ पर, दूसरा मैंने बनाया यहाँ पर, तीसरा बनाया यहाँ पर, और चौथा बनाया इधर, और 5वां बनाया इधर। ठीक है, इनको नाम देते हैं फटाफट से। तो ऊपर वाले का नाम मान लीजिए, इसका नाम है 5,0, नहीं 0,5, मतलब x का 0 y का 5। ठीक है, इसका नाम मान लीजिए, इसका नाम है 6,0, x का 6 और y का 0। इसका नाम है 2,2, x का भी 2 और y का भी 2। और इसका नाम मान लीजिए माइनस का 2 और 4, और इसका नाम मान लेते हैं माइनस का 5 और 0। ठीक है, तो ये आपको बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ दिए हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो 6,0 वाला बिंदु है, क्या वो ग्राफ की रेखा पर है? हाँ या ना? नो मैम, नहीं। ठीक है, ये जो है ये ग्राफ की रेखा पर नहीं है। ये कहाँ है? ये ग्राफ की रेखा पर जो है वो नहीं है। ठीक है, तो जब ये ग्राफ की रेखा पर है ही नहीं, तो इसका मतलब, क्योंकि देखो ये बिल्कुल दूर खड़ा है, ये बिल्कुल दूर यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये ग्राफ की रेखा पे नहीं है। अगर मैं पूछूं कि 2,2 जो बिंदु है, क्या ये ग्राफ की रेखा पर है? यस मैम। ठीक है, हाँ ये ग्राफ की रेखा पर है। अगर मैं पूछूं कि 0,5 क्या ये ग्राफ की रेखा पर है? नो मैम, नहीं है। ठीक है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे कोने में खड़ा है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास यहाँ पे चीजें दे रखी हैं, ये अलग चीजें हैं। जो ये वाला बिंदु है, जो ये वाला बिंदु है, जो ये वाला बिंदु है, ये 3 बिंदु ग्राफ की रेखा पर नहीं है, लेकिन जो ये दोनों बिंदु हैं ये ग्राफ की रेखा पर है। और जो जो बिंदु ग्राफ की रेखा पर आते हैं वो हमारे समीकरण के हल होते हैं। तो पिछले क्लास में हमने ये सवाल किए थे कि आपको ग्राफ दिया था और आपको बस इतना पहचानना था कि जो बिंदु है वो ग्राफ की रेखा पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, बस इतना हमने इसमें बताना था। तो चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लो ग्राफ ही ना दिया हो,
बिना ग्राफ के पूछा हो, पीछे वाले क्वेश्चन में जो हमने कल किए थे, सॉरी सोमवार को किए थे, उसमें तो दिया था कि भाई ग्राफ है, ग्राफ में क्या करो, ग्राफ में देखो कि कौन सा बिंदु किसके ऊपर आ रहा है, किसके ऊपर नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ, इस वाले क्वेश्चन में ऐसा हुआ कि हमें ग्राफ ही नहीं दिया है, बस हमें बिंदु दे दिया है और हमें पूछा है कि क्या ये इसके आलेख पर आएगा। तो हमने कहा चलो चेक करते हैं, ठीक है। चेक करने के लिए क्या करेंगे, चेक करने के लिए हम पहले तो लिखेंगे 3,5। अब अगर ये 3,5 इस समीकरण का हल है तो इसको कैसे लिखा जाएगा, ऑप्शन देती हूं। इसको क्या मैं ऐसे लिखूं y, x, या इसको लिखा जाएगा x, y, बताओ। हल कैसे लिखते हैं, y, x लिखते हैं या x, y लिखते हैं? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, x, y लिखते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये 3,5 हमारे समीकरण का हल है तो जो पहले लिखा है 3 लिखा है वो x है और जो बाद में लिखा है वो y है। बस यहां तक किस किस को समझ आया बताओ, सिर्फ यहां तक कि हमें बिंदु दिया था। चलो ठीक है, दोबारा रिपीट करते हैं। हमें एक बिंदु दिया है 3,5, क्या दिया है, एक बिंदु दिया जिसका नाम है 3,5 और इसमें हमें बोला है कि पता करो क्या ये 3,5 इस रैखिक समीकरण के आलेख के ऊपर, ग्राफ के ऊपर आएगा। तो हमने कहा ये तो भाई चेक करके बताना पड़ेगा, है ना, इसको चेक करके बताना पड़ेगा। अब चेक करने के लिए ऐसा तो है नहीं कि हम इसका ग्राफ बनाए, बिल्कुल नहीं, इसका ग्राफ बनाए बिना ही हम चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे तो अभी के लिए वो नहीं बताया मैंने बस इतना बताया कि मानो अगर ये इसके ग्राफ की रेखा पे आ रहा होता, ठीक है, तो इसका मतलब ये इसका हल है, क्योंकि जो जो बिंदु ग्राफ की रेखा पे आते हैं वो हल होते हैं, तो मतलब ये इसका हल होता। और जो हल होता है उसको कैसे लिखा जाता है, तो उसको लिखा जाता है x, y के रूप में। कैसे लिखा जाता है, x, y के रूप में। तो इसलिए हमने भी 3,5 को ऐसे लिख दिया है x, y। बताओ अभी ठीक है, अभी समझ आया? इसका समीकरण नहीं बनाना है बेटा, इसको चेक करना है। चलो तो अभी एक्स वाई लिख दिया। इसका ये मतलब है कि x की जगह पर 3 है और y की जगह पे 5 है। अब हम अपने रैखिक समीकरण को लिख देते हैं x + 3y बराबर है 18। x जहां पर है अब वहां पर 3 लिखो और y जहां पर है वहां पर 5 लिखो, ठीक है। x जहां पे है वहां पे लिखो 3 और y जहां है वहां पे लिखो 5। तो x की जगह पे मैंने लिख दिया 3 और यहाँ पे लिख दिया मैंने 3 गुणा में 5 बराबर में 18 लिखा था, तो मुझे 18 ही लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं इसको हल करके 18 लिख रही हूँ, बिल्कुल नहीं, पहले से 18 लिख रखा है, पहले से यहाँ पे 18 लिख रखा है, तो मुझे यहाँ पे 18 ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है सभी को? अब इसको सॉल्व करते हैं। मुझे बताओ यहाँ पे पहले क्या किया जाएगा, पहले हम इसको गुणा करेंगे या पहले हम इसको जमा करेंगे? मैम 3 + 3 का जोड़ होगा, पहले जमा होगा या मैम गुणा होगा? पहले जमा होगा फिर गुणा। देखो ठीक है, इसके लिए हमने इस्तेमाल करना है हमेशा ही बॉड मास। क्या इस्तेमाल करना है? हमेशा ही बॉड मास। बिल्कुल ध्यान से देखो, कभी भी आपको एक साथ 2-3 चिन्ह एक साथ आपको नजर आते हैं तो आपने क्या करना होता है, बॉड मास का इस्तेमाल करना होता है। बॉड मास कहता है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, ब्रैकेट था ही नहीं तो सॉल्व क्या करें। ओ कहता है कि पहले ऑफ को सॉल्व करो, ऑफ भी है नहीं तो क्या सॉल्व करें। डी कहता है कि अगर डिवाइड है क्वेश्चन में तो पहले डिवाइड कर लो। एम कहता है अगर गुणा का निशान है, मल्टीप्लाई का निशान है तो पहले मल्टीप्लाई कर लो। जमा कहता है कि गुणा करने के बाद जमा करो और सबसे बाद में माइनस करो, ठीक है। बॉड मास लिखा मैंने, बॉड मास की मैंने फुल फॉर्म लिख दी। तो यहां पर 2 निशान थे, एक था जमा का, एक था गुणा का। पहले बॉड मास में कौन आ रहा है, तो पहले बॉड मास में आ रहा है एम, एम मतलब की गुणा का निशान। कौन आ रहा है? एम, एम मतलब की गुणा का निशान, इसलिए हम पहले गुणा करेंगे, ठीक है। कभी भी आपको बहुत सारी चीजें एक साथ दिखती है ना, बहुत सारे चिन्ह अगर एक साथ दिखते हैं तो हमेशा ही पहले गुणा करो, फिर उसके बाद जो करना है जमा वगैरह करते रहो। तो 3 को अभी ऐसे कैसे रखेंगे और इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 5 × 3 = 15 बराबर में है 18। बराबर में इसके पहले से 18 है, ये मत सोचना कि मैं इसको हल करके 18 लिख रही हूँ, ठीक है।
अब इसको हल करूंगी मैं, 15 में 3 जोड़ो तो कितना आएगा, 18 आएगा। और बराबर के उस पार भी कितना लिखा था, 18 लिखा था। तो यहां पर क्या हुआ, जब मैंने x की जगह पे 3 लिखा, y की जगह पे 5 लिखा, तो जो मेरा समीकरण था वो संतुष्ट हो गया। और समीकरण को संतुष्ट कौन करता है, समीकरण को संतुष्ट सिर्फ और सिर्फ उसका हल करता है। हल के अलावा कोई भी समीकरण को संतुष्ट नहीं करता। तो अगर 3,5 इसका हल है, ये क्या किया, 18 माइनस 15 बराबर 3, माइनस क्यों किया इसको, ऐसे भी तो कर सकते थे ना, सीधा सीधा भी तो कर सकते थे। 15 जमा 3 18 और 18 का 18, ठीक है। तो जो हल होता है वही समीकरण को संतुष्ट करता है। संतुष्ट मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, ये होता है संतुष्ट करने का मतलब, ठीक है। तो संतुष्ट कर दिया, तो इसका मतलब ये इसका हल है। और जो हल होता है वो ग्राफ की रेखा पर आता है कि नहीं आता है, इतना बता दो। जो हल होता है वो ग्राफ की रेखा पर आता है कि नहीं यस मैम। आता है। आता है तो बिल्कुल हम कहेंगे हाँ, क्योंकि 3,5 ने हमारे समीकरण को संतुष्ट कर दिया है, इसलिए हम कहेंगे ये इसका हल है। और अगर ये इसका हल है तो ग्राफ की रेखा पर जरूर जरूर आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं तब जब हमें ग्राफ तो नहीं दिया होता, पर हमसे पूछा होता है कि बताओ क्या ये ग्राफ की रेखा पे आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो बस इधर हमारा आंसर। तो यहाँ पे भी इनकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, इसलिए इन्होंने कहा कि हाँ इसने इसको संतुष्ट कर लिया है। तो इट मींस ये क्या होगा, ये ग्राफ की रेखा पर आएगा, ठीक है। बस 1 मिनट का वेट कर। चलो तो अभी बढ़ते हैं आगे। एक सवाल मैं आपको देती हूँ ऐसा ही, आपने बस हाँ या ना बताना है। मान लो मेरा कोई समीकरण है x माइनस 2y बराबर में 15। आपने बताना है कि इस जब रैखिक बहुपद का ग्राफ बनेगा, क्या उस ग्राफ पर 5,4 ऐसा कोई बिंदु आएगा। अगर आपको लगता है आएगा तो y लिखो, लगता है नहीं आएगा तो n लिखो, पर पहले सॉल्व करो। नहीं आएगा, चलिए चेक करते हैं। इसका मतलब ये है कि x हुआ 5, y हुआ 4। जहां पे x है वहां पे 5 लिखो, तो मैंने लिख दिया 5, माइनस का निशान, 2 गुणा में y की जगह पे लिख दिया 4 बराबर में 15, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी पहले क्या करेंगे, पहले गुणा करेंगे। तो 5 ऐसे का ऐसा, माइनस का निशान, 4 दूनी होता है 8 बराबर में 15 था तो 15 ही लिखना पड़ेगा। ऐसा मत सोचना कि मैंने 5 माइनस 8 को 15 लिखा है, नहीं, ये 15 लिखा था राइट हैंड साइड में, तो मुझे 15 ही उतारना पड़ेगा। 8 में से 5 गए तो बचता है 3, मतलब कि माइनस का 3। तो एक तरफ आया माइनस का 3, एक तरफ आया 15, ये दोनों बराबर नहीं है। तो हम कहेंगे इसने समीकरण को संतुष्ट नहीं किया। जब इसने संतुष्ट ही नहीं किया तो ये समीकरण का हल नहीं है। क्या नहीं है, समीकरण का हल जो है ये नहीं है। और जब ये समीकरण का हल ही नहीं है तो ये ग्राफ की रेखा पर भी नहीं आ सकता, क्योंकि ग्राफ की रेखा पे वही आएगा जो हल होगा। अगर हल नहीं तो ग्राफ की रेखा पे भी वो आ ही नहीं सकता, ठीक है। चलो तो बढ़ते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं। ये कह रहे हैं कि एक रैखिक समीकरण जो होता है उसका जो ग्राफ होता है वो एक सरल रेखा होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। तो अगर ऐसा है, अगर आपका जो ग्राफ है रैखिक समीकरण का, उसका जो ग्राफ है वो एक सीधी रेखा वाला होता है, तो बताओ कि रैखिक समीकरण युग्म के ग्राफ के लिए कितनी सरल रेखा लगेगी। युग्म मतलब जिसमें 2 रैखिक समीकरण हो। अगर एक रैखिक समीकरण का ग्राफ बनाने के लिए एक रेखा चाहिए, तो 2 रैखिक समीकरणों का ग्राफ बनाने के लिए कितनी रेखाएं चाहिए। वाई क्या लिख रहे हो, आंसर बताओ, कितनी रेखाएं चाहिए। 2, बिल्कुल करेक्ट। 2 मैम। 2 मैम। हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखो अगर मैं एक रैखिक समीकरण का ग्राफ बनाऊं, मतलब मैंने यहाँ पे एक ऐसे ग्राफ बनाया और ये किसका है, ये रैखिक समीकरण का ग्राफ है, तो यहाँ पे क्या होगा, मुझे
एक ही रेखा की जरूरत पड़ेगी इसका ग्राफ बनाने के लिए। लेकिन अगर बात करें रैखिक समीकरण युग्म की, युग्म का मतलब होता है जिस पर दो रैखिक समीकरण हो। युग्म मतलब जोड़ा, जोड़ा देखो एक का जोड़ा तो होता नहीं, हमेशा जोड़ा दो का होता है। तो ऐसा युग्म जिसमें दो रैखिक समीकरण हो, अगर मुझे उसका ग्राफ बनाना है तो मुझे दो रेखाएं चाहिए। एक रेखा होगी पहले समीकरण की, क्योंकि युग्म में कितने समीकरण होते हैं, दो समीकरण होते हैं, तो एक रेखा पहले समीकरण की और दूसरी रेखा होगी दूसरे समीकरण की। तो मेरा जो ग्राफ बनेगा वो दो रेखाओं की मदद से बनेगा। जो आपका पहला वाला ग्राफ है वो रैखिक समीकरण का ग्राफ है, लेकिन जो दूसरा वाला ग्राफ है वो रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ है। ठीक है, युग्म मतलब दो का जोड़ा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब। एक रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ दो सरल रेखाएं होती हैं जिन्हें एक ही तल पर बनाया जाता है। एक ही तल का मतलब जो आपको पीछे बताया, जो ये एक्स अक्ष है, एक्स डैश और एक्स, ये जो है वाई वाई डैश। ऐसा नहीं है कि मैंने अलग अलग ग्राफ पे इन दोनों को बनाया, नहीं, मैंने जो लाल वाला रंग का बहुपद समीकरण था उसका ग्राफ भी मैंने इसी पे बनाया है। लाल वाली रेखा के लिए भी ये एक्स अक्ष है और लाल वाली रेखा के लिए ये वाई अक्ष है। ठीक है, और मैंने उसी तल में क्या किया, उसी तल में मैंने नीली रेखा को भी बनाया। तो नीली रेखा के लिए भी जो ये चीज है ये एक्स अक्ष की है और ये जो चीज है ये वाई अक्ष की है। ठीक है, तो बस ये हमारा आंसर यहाँ पे आ चुका है कि क्या होता है जब एक ही तल पर रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ बनाना हो तो उसी तल पर दो रेखाएं आएंगी। तो आपका जो थर्ड चैप्टर है उसका नाम भी यही है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यही आपका चैप्टर का नाम भी है। ठीक है, तो इसलिए जब भी आपका ग्राफ बनेगा तो हमेशा दो रेखाएं आएंगी, कभी भी एक रेखा नहीं आएगी। थर्ड चैप्टर में ऐसा ही होगा। ठीक है, और बस इसमें इतना ही था। आगे देखते हैं। एक ही तल में, अब हमने ये तो सीख लिया कि एक तल होगा और उसमें एटलीस्ट दो रेखाएं चाहिए, तभी वो जो है रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ होगा। ठीक है, लेकिन ये पूछ रहे हैं कि उन दो रेखाओं को अब आप किस किस तरह से बना सकते हो। ग्राफ तो बना दोगे, पर वो दो रेखाएं कैसे कैसे ग्राफ में बनेंगी उसको भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि टोटल तीन ही केस होते हैं। तीन केसेस के अलावा और कोई भी केस नहीं होता। ठीक है, तो वो तीन केस क्या होते हैं उनको एक बार सीख लेते हैं। तो ये वो केस होते हैं। ठीक है, इसको पीछे सीखेंगे, इस पेज पे सीख लेते हैं कि मान लो मैंने एक तल बनाया, ठीक है, एक्स अक्ष बनाया, वाई अक्ष बनाया, और इसमें जो है वो रैखिक समीकरण युग्म का, अकेले का नहीं, युग्म का, युग्म मतलब दो रेखाएं। तो मान लो पहले समीकरण की लाल रंग की रेखा है, दूसरे समीकरण की हरे रंग की रेखा है। तो क्या होगा, ये जो है किसी एक बिंदु पे आके टकरा जाएंगे। क्या होगा, ये किसी एक बिंदु पे आके टकरा जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर। तो ऐसा हो सकता है कि जब आपने दो रेखाओं का ग्राफ बनाया तो वो एक ही बिंदु पे आके टकरा गई, प्रतिच्छेद कर गई। ठीक है, और अगर बात करें दूसरे केस की, तो दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि आपने एक तल बनाया, ठीक है, आपने जो है वो एक्स वाई अक्ष बनाया और आपकी जो है वो दो रेखाएं आई। ठीक है, दो आपकी ग्राफ की रेखा आई, तो एक रेखा ऐसे जा रही थी अपने रास्ते से और दूसरी रेखा भी जा रही थी अपने रास्ते से। कोई मुझे बताओ ऐसी रेखाओं को हम क्या कहते हैं? बोलो, ये आपस में कभी मिलेंगी भी नहीं। पैरेलल में, मैंने बता दिया। कैसी? मैम प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी होता है जो एक दूसरे को काट देती है। समांतर पैरेलल में, बिल्कुल, मिलती पैरेलल कह लो, समांतर समांतर रेखा पैरेलल वाली है। कह लो। कैसी? समांतर रेखा है। समांतर, ठीक है, यह समांतर रेखा। ये कह रहे हैं कि नंबर वन केस, या तो रेखाएं प्रतिच्छेद कर जाएंगी, एक दूसरे के साथ टकरा जाएंगी। नंबर दो, एक दूसरे के साथ कभी मिलेंगी ही नहीं, या तो उनके बीच में टक्कर हो रही है या तो कभी मिल ही नहीं रही है। तो पहला केस प्रतिच्छेद हो गया, दूसरा केस की समांतर है। ठीक है, अब बात करें तीसरे केस की, तो तीसरा केस होता है बहुत ही अलग। तीसरा केस कहता है कि एक रेखा जिस रास्ते से गुजर रही है,
ठीक है, एक रैखिक समीकरण की रेखा जिस रास्ते से गुजर रही है, दूसरे रैखिक समीकरण की रेखा भी उसी रास्ते से गुजरेगी, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, ये तीसरा केस है जब एक के ऊपर एक रेखा चढ़ जाती है। जब जिस जिस बिंदुओं से लाल रंग की रेखा जा रही है, मतलब जिस जिस बिंदुओं से हमारे पहले समीकरण की रेखा जा रही है, उन्हीं उन्हीं बिंदुओं से अगर दूसरे समीकरण की रेखा भी जाएगी तो हम कहेंगे एक के ऊपर एक चढ़ गई, और हम इसको नाम दे देंगे कि ये क्या है, तो ये समपाती रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं? समपाती रेखाएं। ठीक है, इसको इसका नाम याद रखना, क्योंकि देखो ये तो आप देख के पता लगा लोगे प्रतिच्छेदी है, इसको कह लोगे समांतर है, पर इसका नाम भूल जाते हैं, तो इसको याद रखना, इसे कहते हैं समपाती। ठीक है, तो टोटल 3 ही केस हो सकते हैं, 3 से ज्यादा केसेस नहीं हो सकते। चलो आगे देखते हैं। अब ये कह रहे हैं कि इसका आलेख खींचो, तो आलेख खींचेंगे हम नए पेज में बिल्कुल शुरू से। जिन भी बच्चों को ग्राफ बनाना नहीं आता उनके लिए, ताकि आसान हो जाए चीजें। ठीक है, तो मैंने लिख दिया x प्लस वाई बराबर है 4 और मैंने लिख दिया x माइनस वाई बराबर है 2। ठीक है, आपको यहाँ पर बोला है कि इसका ग्राफ बनाओ। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि आपको क्या करना है। आपको जो है वो पहले समीकरण का अलग ग्राफ बनाना है, दूसरे समीकरण का अलग ग्राफ बनाना है, पर बनाना एक ही तल में है, मतलब तल होना चाहिए ये सेम, लेकिन पहले ग्राफ की रेखा भी यहीं से कहीं गुजरेगी, दूसरे की रेखा भी यहीं से कहीं गुजरेगी, इसी ग्राफ में गुजरेगी। ठीक है, तो अब हमको इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए हमें पता है क्या करना पड़ता है, हमें एक्स वाई का मान निकालना पड़ता है। तो पहले हम एक बॉक्स बनाएंगे। मैं कोशिश करो कि आप मेरे साथ साथ ही लिखते जाओ सब कुछ, क्योंकि ग्राफ भी हम इसी पेज पे बनाएंगे और बिल्कुल अच्छे से बनाएंगे जैसे ग्राफ बनता है। ठीक है, तो अपने पास फुट्टा वगैरह, पेंसिल वगैरह सब कुछ रखो, अगर नहीं है तो फटाफट से ढूंढ के लाओ, ज्यादा देर मत लगाना, ज्यादा वेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने डब्बा बना दिया एक पहले समीकरण के लिए, क्योंकि मुझे जो है वो अभी यहाँ से एक्स वाई का मान निकालना है। ठीक है, ज्यादा नहीं निकालेंगे, 3 ही मान निकालेंगे हम, ज्यादा मान निकालने की जरूरत नहीं होती। और दूसरा भी डब्बा बना देते हैं दूसरे समीकरण के लिए, क्योंकि हमें दोनों का ग्राफ बनाना है, तो दोनों से हमें एक्स वाई का मान जो है वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, दोनों ही समीकरण से हमें एक्स वाई का मान जो है वो निकालना पड़ेगा। बहुत से बच्चे मान निकालने में कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए अच्छे से सीखो इसको। चलो, सबसे पहले आपने पहले डब्बे में, जो आपने यहाँ पे डब्बा बनाया है, 2 डब्बे बनाए हैं, पहले समीकरण का जो डब्बा बनाया है, सबसे पहले ऊपर वाले खाने में x लिखेंगे, नीचे वाले में y लिखेंगे। तो आप भी डब्बा बना दो और लिखो एक्स वाई। ठीक है, मैं यहाँ पे समीकरण लिख लेती हूँ कि किसका बॉक्स है ये, तो ये बॉक्स है x प्लस वाई बराबर है 4 वाले का, और जो नीचे वाला डब्बा है वो है x माइनस वाई बराबर है 2 वाले का। ठीक है, बराबर है 2, इसका ये डब्बा है ऊपर वाले का, नीचे वाले का। तो नीचे भी सेम चीज करो, ऊपर वाले इसमें x लिखो, नीचे वाले इसमें y लिखो। अब हमने x y का मान निकालना है। मान निकालने का तरीका होता है, क्या तरीका होता है, बिल्कुल सिंपल तरीका होता है, किसी एक चर का मान खुद से सोचो और दूसरे चर का मान निकल जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे समीकरण लिया x प्लस वाई बराबर है 4, क्योंकि मुझे इस समीकरण से x और y का मान निकालना है। बिल्कुल ध्यान से सीखना, क्योंकि बार बार हम इतनी डीपली इस चीज को नहीं सीखेंगे। ठीक है, तो x को मैंने अपनी मर्जी से 0 सोचा, इसे हमने सोचना है। आप कुछ भी सोचो, आप x को 10 सोचो, 15 सोचो, 20 सोचो, क्योंकि ग्राफ बनाना है, इसलिए हम बिल्कुल छोटी से छोटी संख्या सोचते हैं, क्योंकि ग्राफ में 15 लाना बहुत मुश्किल होता है। इतना लंबा ग्राफ हमारे पास होता ही नहीं कि उसमें हम 15 लिख सके, 20 लिख सके, 50 लिख सके, नहीं होता। तो इसलिए हम छोटी छोटी संख्या लेते हैं। मैंने x की जगह पे 0 लिया, तो जो मैंने x की जगह पे सोचा है उसको तुरंत x के सामने लिख दो। पहले समीकरण के लिए कर रहे हैं, पहले समीकरण के लिए ये डिब्बा है, पहले समीकरण में मैंने x को 0 माना, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 0। अब y का मान निकालो, x 0 रखने पर y कितने के बराबर आएगा? बताओ, x 0 रखने पर y कितने के बराबर आएगा? इतना आसान है भैया इसका आंसर, 4। बिल्कुल, 0 में y को जोड़ो, y ही तो आएगा, और क्या आएगा? y आएगा ना। 0 में कुछ जोड़ते हैं वही संख्या तो आती है। 0 में 5 जोड़ो 5 आया, 0 में 2 जोड़ो 2 आया, तो 0 में y जोड़ो y आएगा। y आ गया,
और बराबर में 4 था, तो हम कहेंगे जब हमने x को 0 के बराबर रखा तो y हमें 4 के बराबर मिला। तो ये मेरा पहला बिंदु आ चुका है कि जब x 0 था तो y कितना आया, y 4 आया। ठीक है, जब x 0 था तो y, तो x की जगह पे अपनी मर्जी से मैंने लिखा 1 जमा y बराबर है 4। तो अगर मैंने x को 1 माना है तो बताइए y कितना आएगा। -4 कैसे? -3। y को अकेला छोड़ो, ठीक है। 1 यहाँ पे जमा का है, वहां जाके माइनस करेगा। 1 यहाँ जमा का है, वहां जाके माइनस करेगा। 4 में से 1 गया तो कितना आएगा, 3 या -3? सिर्फ 3 आएगा ना, क्योंकि सीधा 3। 4 बड़ा है, 4 के पास जमा का निशान है तो 3 के पास भी जमा का निशान रहेगा। तो जब हमने x को 1 माना, जब x की जगह पे 1 लिखा तो y हमें 3 के बराबर मिला। कितना मिला, 3 के बराबर। ठीक है, अब इसकी जगह पे लिखते हैं 2। तो जब हम x को 2 लिखेंगे तो y कितना आएगा, 2। बिल्कुल ठीक है, तो y भी कितना आएगा, तो y आ जाएगा 2, क्योंकि 4 में से 2 गए तो 2 ही तो बचते हैं। तो जब हमने x को 2 रखा तो y भी कितना आया, y भी 2 के बराबर आया। ठीक है, तो ऐसे हमने वैल्यू निकालनी होती है। अगर आप वैल्यू नहीं निकालोगे तो आप ग्राफ ही नहीं बना पाओगे। ग्राफ निकालने के लिए हमें x भी चाहिए होता है, y भी चाहिए होता है। ठीक है, आप दूसरे वाले समीकरण को लेते हैं, दूसरे वाले समीकरण के साथ भी सेम यही चीज करेंगे। x माइनस वाई बराबर है 2। तो अगर मैं x को 0 मान लूं तो मुझे बताओ y का मान कितना आएगा, सोच समझ के बताना। अगर x का मान 0 मान लूं तो y कितना आएगा, 2 मैम। थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। देखो, 0 में से y को माइनस करेंगे तो y जमा का नहीं आएगा, y माइनस का ही आएगा। ठीक है, और हमें y माइनस में चाहिए नहीं। हमें जो चर होता है वो हमें जमा में चाहिए होता है, माइनस में नहीं चाहिए होता है। तो हम क्या करेंगे, हम इस y को माइनस के साथ गुणा करवाएंगे। क्यों कराएंगे माइनस के साथ गुणा, क्योंकि हमें जो है वो y जमा में चाहिए। y को जमा का बनाना है तो हमें इसको माइनस के साथ गुणा करना ही पड़ेगा। अब समीकरण के एक तरफ, समीकरण के इस तरफ हम अपनी मर्जी से माइनस की गुणा करवा रहे हैं। समीकरण के एक तरफ हम क्या कर रहे हैं, अपनी मर्जी से माइनस की गुणा करा रहे हैं। तो सेम चीज हमें समीकरण के दूसरी तरफ भी करनी पड़ती है कि अगर मैंने माइनस के y को जमा का बनाने के लिए उसमें माइनस की गुणा कराई तो मुझे इस तरफ भी माइनस की गुणा 2 के साथ करानी पड़ेगी। ठीक है, तो इससे क्या बन जाएगा, जो मेरा y था माइनस माइनस प्लस जमा का बन गया, लेकिन 2 जो है वो माइनस का आ गया। ठीक है, तो ये इसके पीछे का पूरा लॉजिक है। लेकिन अगर आपको ये लॉजिक याद नहीं रहता तो आप बस इतना याद रख सकते हो कि ये माइनस का y है, ये 2 है। हमें चर के साथ माइनस नहीं चाहिए। हम कभी नहीं चाहते कि हमारा जो y का मान निकल रहा है वो माइनस के y का निकले। हम हमेशा चाहते हैं कि वो जमा में निकले। तो हम y को अकेला छोड़ेंगे और ये माइनस जो है वो 2 को पकड़ा देंगे। ठीक है, लॉजिक इसके पीछे पूरा का पूरा ये है कि दोनों तरफ माइनस की गुणा होती है, इसलिए ऐसा होता है। लेकिन अगर आपको इतना लंबा नहीं करना तो शॉर्टकट में करो, चर माइनस का है, इस माइनस को जो है वो दूसरी तरफ भेज दो, 2 को भेज दो, वहां पे जमा का मत बना देना, पर वहां जाके ये भी माइनस का बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जब हमने x को 0 के बराबर रखा तो y हमें कितना मिला, तो y हमें मिला माइनस का 2। कितना मिला, माइनस का 2। ठीक है, और अब हम रखते हैं x की जगह पे 1। तो बताओ x की जगह पे अगर मैं 1 रखूं तो मुझे y कितना मिलेगा, साइन वगैरह ले जाना, उधर उधर ले जाना साइन वगैरह अपने आप ही, और फिर बताना। अगर मैं x की जगह पे 1 लिखूं तो y कितना मिलेगा, -3। देखो, 1 यहां पर जमा का है, कैसा है, जमा का है। ठीक है,
एक भले y के साथ माइनस हो रहा है, पर एक खुद कैसा है, खुद तो एक जमा का है ना, तो जब एक जमा का है तो जब ये बराबर के उस पार जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, माइनस का। अब देखते हैं यहाँ पर, तो ये आ गया माइनस का y बराबर है, ठीक है, माइनस का y बराबर है 1, और हमें y माइनस में तो चाहिए नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस y का -1 को पकड़ा देंगे और ये बन जाएगा -1। तो जब हमने x को 1 रखा तो y हमें -1 के बराबर मिल गया, ठीक है। अब हमने रखना है इसको 2 के बराबर, तो चलिए जरा x को अगर मैं 2 के बराबर रखूं तो मुझे y कितना मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है, माइनस का y ऐसे कैसे रह जाएगा, 2 के साथ 2 वहां जाके माइनस कर देगा, ये आ गया माइनस का y बराबर है 0। अब y ने अगर अपना माइनस का साइन 0 को दे भी दिया तो क्या ही फर्क पड़ेगा, 0 कहता मेरे पास कोई भी साइन ले आओ मैं उसको खत्म कर दूंगा, तो 0 ने उसको खत्म कर दिया। तो इसलिए जब हमने x को 2 रखा, x की जगह पे जब हमने 2 रखा तो हमें क्या मिला, तो हमें मिला कि y जो है वो 0 के बराबर आएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे 2 समीकरण, हमने इन दोनों समीकरणों से क्या किया है, एक्स वाई की वैल्यू निकाल ली है। एक मिनट, तो अब हम ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए हमेशा ही हमें एक्स वाई का मान चाहिए होता है, अगर एक्स वाई का मान ही नहीं निकाल पाए तो ग्राफ भी नहीं बना सकते, ठीक है। तो चलिए अब इसको मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया है। अब हमें पता है कि जब भी ग्राफ बनाते हैं तो निर्देशांकों को कैसे लिखते हैं, उसको लिखते हैं पहले x लिखेंगे बाद में y लिखेंगे। मतलब जब मैंने x को, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम पहले समीकरण का ग्राफ बनाएंगे, सिर्फ इस वाले टेबल को लेंगे, सिर्फ और सिर्फ इस वाले टेबल को लेंगे, ऊपर वाले टेबल को अगर आपने अपनी कॉपी पे बना रखा है तो साथ साथ देखते रहना। पहले वाले टेबल की बात करें तो जब x 0 था तो y 4 था, तो मतलब हमने इसको ऐसे लेकर के ही चलना है 0,4। इसको गलती से भी 4,0 मत लिखना, नहीं तो ग्राफ नहीं बन पाएगा। तो चलिए पहले तो ग्राफ के लिए करते हैं थोड़ी सी तैयारी। तो ये मैंने यहाँ पे एक लाइन लगा दी है, ये है हमारा y अक्ष और ये है x अक्ष। अब इसको अच्छे से ड्रॉ करेंगे बिल्कुल। तो यहाँ पे 0 रखा और ये है पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा, पांचवा। 5 x के लिए काफी है, क्योंकि x के लिए वैसे भी 5 तो आया ही नहीं है ना। और अब चलते हैं दूसरी तरफ। बिल्कुल बराबर गैप देके मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ताकि हमारा ग्राफ बिल्कुल सही बने। जल्दबाजी के चक्कर में ग्राफ ही गलत बन गया तो फिर कुछ मजा ही नहीं आएगा, पूरा क्वेश्चन खराब हो जाएगा, है ना। तो इसलिए एक बिल्कुल गैप, देखो 2-2 का मैं गैप दे रही हूँ, 2, 4, 6, 8 ऐसे मैंने ग्राफ बनाया, ठीक है। अब चलते हैं y की तरफ। और अब आते हैं नीचे वाले y की तरफ। आप भी साथ साथ में ग्राफ तैयार करो मेरे साथ, ठीक है, तभी हम साथ में ग्राफ बनाएंगे, तभी आपको समझ आएगा, नहीं तो आपको चीजें समझ ही नहीं आएंगी, ठीक है। चलो तो ये मैंने बना दिया। अब हम इसमें बस पॉइंट्स ढूंढेंगे और अपना जो है वो आंसर निकालेंगे, ठीक है। पहले पॉइंट्स लिख लेते हैं। अच्छा, ये है x अक्ष, ये है x और ये है x डैश, ये है y और ये है y डैश। मुझे बताओ, मुझे इस तरफ x के पॉइंट लिखने हैं, मैं जमा में लिखूं या माइनस में लिखूं? माइनस में। ठीक है, तो ये आया -1, -2, -3, -4, -5। मुझे y के पॉइंट ऊपर की तरफ को लिखने हैं, जमा में लिखूं प्लस या में। माइनस में? प्लस में। तो ये आ जाएगा 1, 2, 3, 4,
ठीक है, अब मुझे y के पॉइंट्स नीचे को लिखने हैं, कैसे लिखेंगे? प्लस में माइनस माइनस में। से? माइनस में माइनस में, तो ये आ गया माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 4, और x के इस तरफ प्लस का मैम। प्लस का, तो 1 2 3 4 5, और बीच में मूल बिंदु क्या लिखूं? 0 मैम। 0। मूल बिंदु क्या होता है? मूल बिंदु होता है बिल्कुल 0, इसको लिख देते हैं 0। किसी का माइक ऑन है? माइक ऑफ करो। ठीक है, अब हमने ग्राफ का जो पूरा सेटअप है वो बना लिया है, मतलब जिसपे ग्राफ बनेगा वो बना लिया। अब हमने ग्राफ बनाना है। पहले हम बनाएंगे अपने पहले समीकरण का, तो अभी हम बस पहले वाले डिब्बे को देखेंगे, दूसरे वाले को नहीं देखेंगे। हमें अभी ढूंढना है 0,4। तो देखो x अक्ष तो 0 हो गया, मतलब x अक्ष को तो देखेंगे नहीं, तो फिर ये ग्राफ कहाँ बनेगा? बताओ कहाँ पे बनेगा इस ग्राफ का बिंदु? x अक्ष तो 0 हो गया, तो y पे बनेगा या किस पे बनेगा? सोचो बताओ, 0,4 किस पर बनेगा? y पर। y के कितने पर? 4 पर। बिल्कुल, y का 4 यहां है, तो यहां पर मेरा बिंदु आ गया कौन सा? 0,4, क्योंकि x तो भाई 0 हो गया है। जब x 0 हो गया तो उसको तो हम लेंगे नहीं, तो हम किसको लेंगे? हम y अक्ष को लेंगे। y अक्ष में भी किसको लेना है? तो जिस पर लिखा है। तो ये आ गया पॉइंट 0,4। जब भी आप ग्राफ पे पॉइंट बनाओ, हमेशा उस बिंदु का नाम लिख लिया करो, ठीक है? गलती से भी इसको 4,0 मत करना, नहीं तो x का 4 हो जाएगा, y का 0 हो जाएगा, जो कि नहीं चाहिए, ठीक है? 0,4 ये है। अच्छा, ये अगला पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होगा बताओ? इस डब्बे को देखो और मुझे बताओ दूसरा पॉइंट क्या होगा? 0,4 तो मैंने कर दिया, 1 और 3 मैम। लिखेंगे या 3,1 लिखेंगे? 1,3। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। इसको लिखेंगे हम 1,3। क्यों लिखेंगे 1,3? क्योंकि x का 1 है और y का 3 है, इसलिए इसको लिखा जाएगा 1,3। अब हमने x का 1 ढूंढना है, तो x का 1 देखो यहाँ पर X है अक्ष पर ना? x मैम। का 1 कहाँ पर है? तो x के 1 से जाना है ऊपर की तरफ और y के 3 से जाना है आगे की तरफ। x के 1 से कहाँ जाना है? ऊपर को, और y के किससे जाना है? 3 से आगे को। जिस बिंदु पे ये दोनों एक दूसरे के साथ टकरा गए, जैसे कि इस वाले बिंदु पे एक दूसरे के साथ टकरा गए, तो ये हमारा पॉइंट बन जाएगा और इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा 1,3, क्योंकि x का 1 है और y का 3 है, ठीक है? ओहो, ऐसे आप चाहो तो इसको अपनी कॉपी पे साथ साथ बना सकते हो, ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, तभी आपको बनाना भी आएगा और थोड़े थोड़े जो डाउट है आपके वो भी क्लियर होंगे, ठीक है? सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता भाई, बनाना भी पड़ता है। चलो, तो ये बन गया हमारा, जिसका नाम हमने क्या रखा है? जिसका नाम रखा क्या? इसका नाम ही ये है खुद से, 1 x का 3 y का, ठीक है? अगला पॉइंट देखते हैं, तो अगला पॉइंट होगा 2,2, क्योंकि x का भी 2 है और y का भी 2 है, ठीक है? तो x का 2 ढूंढते हैं, y का 2 ढूंढते हैं। x के 2 से जाना है ऊपर की तरफ, तो चलिए चलते हैं ऊपर की तरफ, और y के 2 से आना है आगे की तरफ, तो आ जाते हैं आगे की तरफ। जिस पॉइंट पे दोनों आपस में टकराएंगे उस पॉइंट पे हमारा बिंदु होगा, जिसको हम नाम देंगे 2,2 का, ठीक है? तो ये यहाँ पर है 2,2। अब हमने बस इसको आपस में मिलाना है। हमने 3 पॉइंट जो है वो निकाल दिए थे, अब हमने इनको आपस में मिलाना है। जब इनको आपस में मिलाएंगे तो आप खुद देख पाओगे कि जो ये रैखिक समीकरण था, इसका जो ग्राफ बना वो कैसा बना? बिल्कुल सीधी रेखा वाला बना। कैसा बना? तो बिल्कुल सीधी रेखा वाला, ठीक है? तो इसको मिलाने में काफी ध्यान से मिलाना पड़ता है। देखो, जब भी ग्राफ बनाओ ना, कभी भी इसको हर कैसे मत मिलाना, और बिंदु भी कोशिश करना है, जैसे मैंने यहाँ पे बिंदु बनाए ना अभी इतने सारे, इनको हमेशा पतला पतला बनाओ। जितना पतला आप अपना डॉट रखोगे, आपका जो ग्राफ है उतना ही परफेक्ट बनेगा, ठीक है? जितना पतला डॉट उतना ही परफेक्ट ग्राफ।
तो ये मैंने इस लाइन को मिलाया, इन सभी लाइंस को, तो मेरा आंसर कुछ ऐसा आया, ये यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमने पहला ग्राफ बनाया और इसको हमने यहीं पर अभी छोड़ दिया। अब हम ध्यान से अगर देखें तो ये जो ग्राफ था, इस ग्राफ में मैंने वैसे तो 3 ही पॉइंट निकाले थे, है ना। कितने पॉइंट निकाले थे? 3 ही पॉइंट निकाले थे। लेकिन ये ग्राफ अपने आप ही इस पॉइंट पे जाके टच हो गया। अब अगर मैं आपसे एक टेढ़ा सवाल पूछूं, मैं पूछूं कि इस बिंदु का नाम क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा? बताओ, इस बिंदु का नाम। 4 और 4 मैम। 4 ठीक था, लेकिन y का भी 4, y का भी 4 मैम, x का भी y 4 का 4 मैम। तो बेटा यहाँ है। अच्छा देखो, एक अगर आप कह रहे हो x का 4 y का 4, तो x का 4 ऐसे जाता, y का 4 ऐसे आता, जो बिंदु यहां बनता उसको हम कहते 4,4। ठीक है, उसको हम कहते 4,4। शुभम ठीक था, पर आगे पीछे लिख दिया। आप लिख रहे हो 0,4, इसका मतलब x का 0, तो x का 0 तो यहाँ होगा 4,0, बिल्कुल 4,0। देखो 4,0 का मतलब कि x का 4 और y का 0, y 0 हो गया, तभी तो हमने y पे कुछ नहीं किया, तभी तो हम x अक्ष पे बिंदु बना रहे हैं। ठीक है, तो इस बिंदु का नाम है 4,0। तो बात ये थी कि हमने तो 4,0 अपने क्वेश्चन में निकाला ही नहीं, हमने तो सिर्फ और सिर्फ 3 ही बिंदु निकाले, तो फिर ये 4,0 यहाँ पर क्यों आया? ठीक है, इसके अलावा यही नहीं, एक और पॉइंट भी आ रहा है। अगर ध्यान से देखोगे तो एक और पॉइंट भी है जो इस ग्राफ के ऊपर आ रहा है, वो है कि अगर 3 को ऊपर लेके जाओगे, ठीक है, अगर आप 3 को ऊपर लेके जाओगे x के, और 1 को जो है वो आगे की तरफ को बढ़ाओगे, तो इस बिंदु पे ये मिल रहे हैं, और एक तरह से ये बिंदु यहाँ बन रहा है कैसा? तो x का 3 और y का 1। तो देखो इस 3,1 पे भी ये ग्राफ की रेखा अपने आप ही चली गई। तो ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि, इस बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना, होता यह है कि आपका जो ग्राफ होता है वो उन सभी बिंदुओं को छूता हुआ जाएगा जो जो इस समीकरण के हल होंगे। आप चाहे उन बिंदुओं को ग्राफ बनाते समय निकालो, आप चाहे उन बिंदुओं को ग्राफ बनाते समय मत निकालो, जैसे कि हमने किया। हमने 3,1 और 4,0 तो निकाला ही नहीं था, पर फिर भी ग्राफ की रेखा खुद ब खुद वहां से गुजर रही है। तो इससे हमने ये सीखा कि अगर कोई बिंदु किसी समीकरण का हल है तो उसको ग्राफ की रेखा पर आने से कोई नहीं रोक सकता। आप उस बिंदु को निकालो मत निकालो, ग्राफ अपने आप ही वहां से गुजरेगा। ठीक है, तो किस किस को ये समझ आया कि निकाले तो हमने 3 थे, पर ग्राफ छू रहा है 5 पॉइंट्स को। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये दोनों भी इसके हल है। क्या हो गया? दोबारा समझाइए। दोबारा समझते हैं। देखो, हमने यहाँ पर जो है वो 3 बिंदु निकाले ग्राफ बनाते समय, तो इन 3 बिंदुओं से ग्राफ चला गया, क्योंकि हमने निकाले थे ना, तो जाएगा तो यहीं से जाएगा, और कहां से जाएगा? जब निकाले ही ये 3 बिंदु है तो यहां से तो जाएगा। तो जब हमने ग्राफ बनाया, इतना तो हमें पता है कि 3 बिंदु हमने खुद से निकाल के किए हैं, तो ग्राफ यहां से जाएगा। लेकिन हमने क्या देखा? हमने देखा कि इन 3 बिंदुओं से तो जा रहा है, पर ये ग्राफ जो है वो इस बिंदु से भी जा रहा है, और इस बिंदु का नाम है 4,0। और साथ ही साथ एक और बिंदु है जो यहाँ पर बन रहा है। जब 3 को ऊपर ले गए, 1 को आगे ले गए, तो यहाँ पर एक बिंदु था जिसका नाम था 3,1। तो ये ग्राफ उससे भी पास हो गया, वहां से भी चला गया, जबकि हमने तो ये दोनों पॉइंट्स निकाले ही नहीं थे, हमें तो इनके बारे में पता तक नहीं था। तो क्या हुआ? ये अपने आप ही ग्राफ की रेखा पे आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि पक्का ये इस समीकरण के हल है, क्योंकि ग्राफ की रेखा पर वही बिंदु आता है जो समीकरण का हल होता है। नंबर 1 तो हमने ये सीखा कि जो समीकरण का हल होगा वो ग्राफ की रेखा पर पक्का आएगा। और नंबर 2, आप चाहे उस बिंदु को निकालो या ना निकालो, ग्राफ अपने आप ही उन बिंदुओं को टच करते हुए चला जाएगा। ठीक है, तो ये था। क्या हो गया? कौन मैसेज कर रहा है भाई? किसने मैसेज किया? कहाँ मैसेज किया?
यहाँ तो सब ठीक है। ठीक है, चलो तो अभी के लिए इसको बैक करते हैं। अभी इतने बिंदु रखने जितने हमने बनाए थे। अब बनाते हैं दूसरे का ग्राफ। ठीक है, तो दूसरे के ग्राफ बनाने के लिए पॉइंट अगर मैं लिखूं तो पॉइंट यहाँ पर है आपका 0,-2। ठीक है बेटा, मैसेज मत करो कोई भी। अब वैसे तो कोई कर नहीं रहा, बट फिर भी मत करो। अब यहाँ पे ध्यान दो क्योंकि हम इसका बना रहे हैं माइनस वाला, तो ध्यान से देखो। 0,-2। ठीक है, x का 0, y का -2। तो मुझे बताओ कि ग्राफ का बिंदु कहाँ बनेगा। x तो 0 हो गया, y के -2। अक्ष लिखो। बिल्कुल, y के -2 पे, जो कहाँ है, जो ऊपर है कि नीचे है। नीचे मैम। नीचे है, बिल्कुल करेक्ट है। अभी आप लोग मत मैसेज करो ना, जिसने भी किया होगा वो रुक जाएगा। आप क्यों कर रहे हो हैं? देखो अब लगे सारे बात। मैं ना अभी चैट ऑफ कर दूंगी, मैंने बोल दिया। इधर देखो ध्यान से, अब कोई भी मैसेज मत करो। ठीक है, अब मैं चैट ऑफ ही कर देती हूँ, वरना ना आप लोग इसी में लगे रहोगे। अच्छा इसने मुझे बोला, मैंने तो कुछ नहीं किया, फिर मुझे क्यों बोल रहे हो। तो चलो अभी के लिए मैंने चैट ऑफ कर दी, क्योंकि चैट का अभी कुछ काम भी नहीं है। तो 0,-2। ठीक है, अब y का -2 है, x का 0 है। जब x का 0 होता है तो x को हम नहीं देखते, x अक्ष को हम देखेंगे भी नहीं। हम देखेंगे कि x के अलावा जो दूसरा अक्ष है उस पर कहाँ की बात की है। तो उस पर बात की थी -2 की। तो जो हमारा बिंदु बनेगा वो यहाँ पर बनेगा, -2 के ऊपर। किस पर बनेगा? -2 के ऊपर, मतलब इधर। ठीक है, इधर। इसको नाम दे देते हैं, इसको हम नाम देंगे 0,-2, क्योंकि x का 0 है, y का -2 है। अगला बिंदु है 1,-1, मतलब x का भी 1 और y का भी -1। तो वो कहाँ है? तो वो है यहाँ पर। पहले हमें जोड़ना पड़ेगा इसको। x का जो 1 है वहां से ऊपर की तरफ को जाएंगे, ये ना x का। यहाँ से ऊपर क्यों गए थे हम? अच्छा वो निकाला था। यहाँ से ऊपर की तरफ को जाएंगे। अच्छा ऊपर नहीं जाएंगे, सॉरी सॉरी सॉरी, क्योंकि x का 1 है, y का -1 है। तो कहां को आएंगे? नीचे की तरफ को। ध्यान दीजिएगा, x का 1, y का -1। ठीक है, x का 1, y का -1। x का 1 यहाँ पर है, तो इस 1 को नीचे की तरफ को लेके आओ, और y का -1 नीचे ही है, तो इसको आगे की तरफ मैम, को फोन लेके में जाओ, क्वेश्चन जहां कर पे लो। ये दोनों बिंदु आपस में मिलेंगे। क्या हो गया? फोन में कर लो मैम। ये क्या बोल रहा है यार अभी? पोल में? पोल में पोल कर में लेंगे जी। हम कभी, यहाँ पे देख। तरीके बनाओ मैम पोल में। पोल में कैसे ग्राफ बनाओगे, पहले मुझे ये बताओ। अभी ग्राफ हुआ नहीं है, अभी इसका मेन मैम ये चीज ना ऐसे ही बची कर है। रहा अभी है, सिर्फ ग्राफ अभी बना तो रहे हैं। टाइम ही अभी हो देखो, गया। तरीके कराओ कोई बात मैम। नहीं बेटा, टाइम की चिंता मत करो। देखो आज की क्लास का मेन मकसद है कि आप ग्राफ बनाना सीखो। अभी लाल एक चीज यहाँ से निकलेगी, उसको सीखो। ठीक है, तो ये मैम हो पोल गया में तो ही नहीं सकता वो 1, ग्राफ वाला क्वेश्चन। -1। बेटा अभी अभी फिर मैं क्या माइक भी ऑफ कर दूं? ध्यान से सुनो यहाँ पर, 1, -1। ठीक है, अब उसके बाद पॉइंट है 2,0। तो ये 2,0 मतलब x का 2, y का 0। तो ये कहाँ बनेगा? ये बनेगा x के 2 के ऊपर। किसके ऊपर बनेगा? x के 2 के ऊपर। तो यहाँ पर है हमारा x का 2। तो यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट बन गया, और इसका नाम हमने दे दिया 2,0। अब ध्यान से देखना क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से देखना। अभी पहले तो इसको मिला लेते हैं स्केल की मदद से। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से मिलाना है, क्योंकि मिलाने में अगर गड़बड़ कर दी तो फिर आंसर भी गलत आ सकता है। इसको मिलाते हैं लाल रंग की लाइन से, तो कुछ ऐसा ये बनेगा। ठीक है, कुछ ऐसा ये बन गया, और इसको मिटा देते हैं अभी। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये दोनों रेखाएं आपस में टकरा गई। क्या हो गया? दोनों रेखाएं आपस में टकरा गई। किस बिंदु पे? तो उस बिंदु को बनाओ। अब उस बिंदु को बनाते हैं, तो यहाँ से x का 3 ऊपर जा रहा है, यहाँ से y का 1 आ रहा है। तो इसका मतलब जिस बिंदु पर ये टकराई है उसका नाम क्या है? उसका नाम है 3,1। ठीक है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है 3,1।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेखा है ये प्रतिच्छेदी रेखा है, यहाँ पर आके ये आपस में टकराई है और इसको हम नाम दे देंगे बिंदु को 3,1 का। ना तो हमने अपने पहले वाले ग्राफ में 3,1 निकाला था, ना तो हमने अपने दूसरे वाले ग्राफ में 3,1 निकाला था, पर फिर भी ये दोनों ग्राफ की रेखाएं 3,1 पे आके टकरा गई। तो यहां से हमने सीखा कि जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं उसमें क्या होता है, दो रेखाएं एक बिंदु पे आके टकराती हैं। अब टकराई तो क्या हुआ, 3,1 का कुछ तो मतलब होगा ना, वैसे तो आके टकराएंगी नहीं। तो इसका ये मतलब होता है जिस भी बिंदु पर प्रतिच्छेदी रेखाएं आएंगी और टकराएंगी उनके साथ क्या होगा, उनका जो हल होगा वो एक ही हल होगा। और वो हल कौन सा होगा, तो जिस बिंदु पे वो टकरा रही है उसी को हम हल मानेंगे। प्रतिच्छेदी रेखा का होता है एक ही हल। क्यों होता है एक हल, क्योंकि जो दोनों रेखाएं होती हैं वो एक बिंदु पे आके टकरा जाती है और जिस बिंदु पे टकराती हैं उसको हम हल कहते हैं। क्योंकि ये जो 3,1 है ये नीले रंग की रेखा में भी आ रहा है, मतलब ये पहले समीकरण का हल भी है, और जो लाल रंग की रेखा है उस पे भी 3,1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये दूसरे समीकरण का भी हल है। और जब बात की जाती है रैखिक समीकरण युग्म की तो हमेशा उस बिंदु को ढूंढने की कोशिश करते हैं जो दोनों का हल हो। ठीक है, जैसे कि अगर हम देखें तो 3,1 अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर तो क्या होगा, जब हम इस 3,1 को, देखो 3 है x 1 है y, 3,1 को पहले समीकरण में भरते हैं। अगर हम x की जगह पे 3, y की जगह पे 1 बराबर में 4, ऐसे का ऐसा, तो इधर भी 4 आया इधर भी 4 आया, मतलब 3,1 ने पहले समीकरण को संतुष्ट कर दिया है। अगर 3,1 को भरते हैं दूसरे समीकरण में तो x3 y1 बराबर में 2 था, इसको हल किया तो यहां पर भी 2 आया। तो मतलब इसने क्या किया, इसने दोनों ही समीकरणों को आपस में हल कर दिया है, सॉरी संतुष्ट कर दिया है। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो 3,1 है ये दोनों समीकरणों का हल है। क्योंकि जब हम बात युग्म की कर रहे हैं तो हल भी हमें वही ढूंढना है जो दोनों को हल कर सके। देखो ये जो 1,3 था, ठीक है, ये जो 1,3 था ये पहले समीकरण का हल तो बन सकता है लेकिन दूसरे समीकरण का हल नहीं बन सकता। ठीक है, ये जो 0,-2 है ये दूसरे समीकरण का हल तो बन सकता है लेकिन पहले का हल नहीं बन सकता। तो जब भी आपको रैखिक समीकरण के युग्म का हल निकालना है हमेशा उस बिंदु की तलाश करो जिस पर दोनों आपस में टकरा रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, क्योंकि वही बिंदु इनका हल होता है। ठीक है, तो अभी आगे देख लेते हैं। तो ये था इसका पूरा का पूरा ग्राफ। अगर आप इसकी फोटो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो इन्होंने अलग बिंदु लिए थे, हमसे अलग लिए थे। इन्होंने 4 लिया था, 0 लिया था, इन्होंने 0 और 2 सिर्फ 2 ही बिंदु लिए थे, लेकिन हमने जो बिंदु लिए थे वो थोड़े से अलग थे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बिंदु जो मर्जी लो, अगर आपने सही तरीके से किया है तो आंसर सेम आएगा। जैसे हमारा भी 3,1 पे प्रतिच्छेद किया, और अगर यहाँ देखें तो इन बिंदुओं को लेने पर भी 3,1 पर ही प्रतिच्छेद किया है। किसने, तो रेखाओं ने। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है। अभी हमने सिर्फ एक ही केस किया है प्रतिच्छेद वाला, बाकी केसेस भी हम करेंगे। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, क्या यहाँ पे ऐसा कोई बिंदु है जो दोनों समीकरणों का हल है। चलो आंसर मैंने वैसे बता दिया है, आप अब बताओ कि क्या यहाँ पे ऐसा कोई बिंदु है जो दोनों समीकरणों का हल है। अगर है तो उसका नाम बोलो, ऐसा बिंदु जो दोनों का हल है, नाम बोलो, वाई वाई मत लिखो, उस बिंदु का नाम बोलो। 3,1 बिल्कुल मैम। 3,1, क्योंकि वो दोनों की रेखाओं पे आ रहा था। अच्छा, क्या इसके अलावा, देखो ये जो 3,1 है, क्या इसके अलावा ये दोनों रेखाएं किसी और बिंदु पे भी टकरा सकती है, हाँ या ना? नो मैम। नहीं, बिल्कुल नहीं टकरा सकती। जब इन्होंने एक बार प्रतिच्छेद कर लिया, जब एक बार ये यहाँ पे कट गई तो फिर ये दूसरी बार नहीं कट सकती। ठीक है, तो बस यहाँ पे लिख दिया इन्होंने, नहीं ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ये केवल एक ही बिंदु पे मिलती है। इसका मतलब जो समीकरण का युग्म होगा वो उसका केवल और केवल एक ही हल होगा। ठीक है, तो ये हमने इस बात को प्रूव कर दिया है, साबित कर दिया है कि जब जब रेखाएं प्रतिच्छेद होंगी वो एक ही बिंदु पे टकराएंगी, और जितने बिंदुओं पर ये दो रेखाएं टकराती है उतने ही उस समीकरण के हल होते हैं।
तो इसलिए एक बिंदु पे टकराई तो इसका एक ही हल होगा, और वो हल कौन सा होगा, तो 3,1। तो चलिए अभी क्लास को इतना रखेंगे, पोल का क्वेश्चन नहीं हो सकता क्योंकि पहले हमें ग्राफ सीखना पड़ेगा ना, तब जाके हम क्वेश्चन कर पाएंगे। देखो मैसेज बंद नहीं होते क्योंकि मुझे बच्चों का आंसर भी लेना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मैं बस बोलती जाऊं बच्चे कुछ ना बोले, तो फिर उससे क्लास में मतलब मजा नहीं आता। पहली बात तो ये, दूसरी बात मुझे समझ नहीं आता कि बच्चों को समझ आ रहा है कि नहीं। तो इसलिए चैट मेरी क्लास में ऑफ नहीं रहती है, हालांकि माइक भी ऑफ नहीं रहता, बच्चे माइक ऑन करके भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए करते हैं क्लास को एंड और मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। बाकी मैं बता दूंगी क्या क्या होना है अगली क्लास में। आपकी टाइमिंग चेंज होगी कि नहीं होगी हम देखेंगे। ठीक है, अगर होने वाली होगी तो बता दूंगी। हाँ बेटा एक मिनट, और अगर नहीं होनी होगी तो भी बता दूंगी। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। जिसको डाउट है वो क्लास में ही रहे।